नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। भाई, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। आज हमारी जो क्लास होगी वो होगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, NEP 2020 के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है भाई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, NEP का मतलब है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, गला खराब हो रहा है, हो सकता है आवाज़ में थोड़ा सा आपको दिक्कत रहेगा। ठीक है, तो आराम से बोलूँगा। बहुत राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करेंगे। और जिन बच्चों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इससे पहले भी आपकी यूनिट हम कंप्लीट करा चुके हैं। चौथी यूनिट आपकी प्रगति पर है और इसमें भी आपके लगभग 7 से 8 वीडियो आ चुकी है। ठीक है, तो यदि आप लोगों ने नहीं देखी है तो क्रम वाइज उनको देख ले और उनके नोट्स बना ले, क्योंकि एग्जाम आपका जो है 21 जून से एग्जाम होने वाला है UGC नेट का। और आपका पेपर 1, ठीक है, पेपर 1 के संबंध में मैं आपको डिटेल तरीके से इसमें पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और यहीं से आपके लगभग मान के चलना क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 50 में से लगभग 40 क्वेश्चन के आसपास, 40 प्लस क्वेश्चन आपके यहाँ से लगने वाले हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करते हैं, NEP 2020। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य भारत की शिक्षा प्रणाली को गुणवत्ता, समावेशिता और समग्रता के साथ विकसित करना है। यह नीति उच्च शिक्षा, मूलभूत शिक्षा और शोध यानी कि रिसर्च, व्यावसायिक, रोजगार, ठीक है, शिक्षा और नौकरी उन्मुख शिक्षा में सुधार के लिए व्यापक दृष्टिकोण पेश करती है। सबके बारे में डिटेल से बात करेंगे, डिटेल से बताऊंगा सबके बारे में। ठीक है, अब एक बार थोड़ा पढ़ लेते हैं। पेश करती है NEP 2020 शिक्षा के सभी स्तरों पर समाज की आवश्यकताओं और वैश्विक मानकों को ध्यान में रखते हुए एक सशक्त और समावेशी शिक्षा प्रणाली का निर्माण करने का लक्ष्य रखती है। ठीक है, चलिए जी, बात करेंगे भाई NEP यानी कि 2020 में प्रमुख उद्देश्य और विशेषताएं क्या क्या रहे हैं। तो बहुविषयक और बहुस्तरीय शिक्षा की अगर बात करें सबसे पहले, ठीक है, तो बहुविषयक और बहुस्तरीय शिक्षा, तो 4 वर्षीय, देखो इसको रखा गया कितना, 4 वर्ष का। ठीक है, 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाएगा। कुल मिलाकर आपकी 4 साल की शिक्षा होगी, 3 साल की ग्रेजुएशन और 1 साल के लिए उसमें BEd शामिल किया गया है, यानी कि BEd अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुल मिलाकर 4 साल की आपकी स्नातक की डिग्री को कर दिया गया, जो छात्रों को कई विषयों में अध्ययन का अवसर प्रदान करेगी। यह छात्र को अनेक दिशाओं में ज्ञान कौशल विकसित करने का मौका देगी। स्नातक कार्यक्रम में प्रवेश निकासी की व्यवस्था की जाएगी, जिससे छात्र बीच में भी अपनी पढ़ाई छोड़ सकते हैं। कुल मिलाकर पहले क्या था, पहले आपको 3 साल पूरे करने होते थे, फर्स्ट, सेकेंड ईयर और थर्ड यानी कि फाइनल। ठीक है, ये पूरे 3 करने पड़ते थे, जब भी आपको डिग्री मिलती थी। लेकिन अब क्या है, सरकार ने कह दिया कि अगर कोई बच्चा बीच में भी अपनी पढ़ाई छोड़ता है तो उसको उतने ही साल की डिग्री प्रदान की जाएगी। अगर कोई 1 साल करता है, 2 साल, तो 1 साल का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 2 साल है तो 2 साल की डिग्री उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 3 साल है तो 3 साल का, और अगर पूरा कंप्लीट करता है तो पूरी डिग्री उसको प्रदान कर दी जाएगी और सभी मान्य होगी। ठीक है, फिर वापसी कर सकते हैं, यानी कि जो है अगर बच्चे ने बीच में छोड़ दिया और वे दोबारा से पढ़ाई करना चाहते हैं तो फिर से दोबारा भी एडमिशन ले सकते हैं। इस नीति के तहत मूल्य शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा और सामाजिक शिक्षा का भी समावेश किया जाएगा। कुल मिलाकर इसमें आध्यात्मिक शिक्षा और आपका सामाजिक शिक्षा तथा मूल्य शिक्षा को तो शामिल किया जाएगा ही। बात करते हैं शिक्षा के विभिन्न स्तरों में सुधार, क्या क्या सुधार करने की इसमें बात कही गई है। तो प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक, कुल मिलाकर यानी कि कक्षा 1 से लेकर और MA तक, ठीक है, उच्च शिक्षा या जो है PhD तक की इसमें बात की गई है। उच्च शिक्षा तक छात्रों को सशक्त बनाने और उनके समग्र विकास यानी कि सभी तरह का विकास करने के लिए शिक्षा का समग्र ढांचा तैयार किया गया है। कक्षा 12 तक 12 साल की शिक्षा प्रणाली को मूलभूत शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा में विभाजित किया गया है। कुल मिलाकर कक्षा 12 तक यानी कि 12 साल का जो बच्चा होगा, और कक्षा 12 तक की भी इसमें बात की गई है कि भाई इसमें मूलभूत शिक्षा को भी और माध्यमिक शिक्षा को भी, दोनों को विभाजित किया गया। कैसे, कक्षा 3 ठीक है, इसके अलावा कक्षा 5 और कक्षा 8 के स्तर पर मूल्यांकन प्रणाली में बदलाव किया जाएगा ताकि समग्र शिक्षा का मूल्यांकन किया जा सके। ये जो आपका प्राइमरी रहेगा वो कक्षा 1 से लेकर 3 तक रहेगा, इसके बाद उच्च प्राइमरी रहेगा आपका कक्षा 5 तक, उसके बाद माध्यमिक रहेगा कहाँ, कक्षा 8 तक। ठीक है, तो इस तरह से इसको इसमें डिवाइड किया गया है। शिक्षकों का सुधार और प्रशिक्षण, यानी कि शिक्षकों का सुधार और प्रशिक्षण भी इसमें शामिल किया गया है। NEP 2020 में शिक्षकों को
प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग दी जाएगी और उनकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया गया है। शिक्षकों की सृजनात्मकता, कक्षा प्रबंधन यानी कि क्लास मैनेजमेंट की बात कर रहा है, सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जाएगी। कुल मिलाकर सभी को प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षक मंच के माध्यम से शिक्षकों के लिए एक सामान्य मानक यानी कि दिशा निर्देश, मानक मतलब दिशा निर्देश और पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। किसके लिए? टीचरों के लिए। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद देखते हैं प्रौद्योगिकी का उपयोग। ठीक है, तो पहला मैंने आपको बताया इसमें क्या, ठीक है, इसमें आपका शिक्षकों का सुधार और प्रशिक्षण दिया जाएगा टीचरों को। दूसरे में है प्रौद्योगिकी का उपयोग, यानी कि जो है आज का जो जमाना चल रहा है टेक्नोलॉजी के इस दौर में आपका आईटी के क्षेत्र में जो है टीचरों को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे उनको सिखाया जाए या कैसे बच्चों को एजुकेशन प्रदान की जाए, उसी के बारे में इसमें बात करेंगे। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्वयं जैसी योजनाओं का विस्तार किया जाएगा, जिससे छात्रों को ऑनलाइन पाठ्यक्रम और शैक्षिक सामग्री उपलब्ध हो सके। कुल मिलाकर इसमें क्या है कि आपका स्वयं जो है एक ऐसी संस्था है जिसमें बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दी जाती है, ऑनलाइन आपके पाठ्यक्रम दिए जाते हैं, ऑनलाइन पीडीएफ के माध्यम से बुक वगैरह प्रदान की जाती है। तो वही रहेगा आपका, इसमें बच्चों को ऑनलाइन पाठ्यक्रम और शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। न्यू एजुकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए ऑनलाइन लर्निंग यानी कि सिखाना जो है एडुकेट के द्वारा छात्रों को वैश्विक स्तर की शिक्षा प्रदान की जा सकती है। इनके दूसरे देशों के टीचर भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। कैसे? ऑनलाइन, तो ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से या ऑनलाइन क्लास के माध्यम से, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ। ऑनलाइन परीक्षाएं, वर्चुअल कक्षाएं, स्मार्ट क्लास, जैसे अभी आप लोग जो है स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्लासेज की स्थापना की जाएगी। कुल मिलाकर स्कूलों में आपका स्मार्ट बोर्ड स्थापित किए जाएंगे या बच्चों को ऑनलाइन स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, ऑनलाइन परीक्षाएं की जाएंगी, वर्चुअल कक्षाएं की जाएंगी डिजिटल के माध्यम से। अगला है गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए संरचनात्मक सुधार। गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए संरचनात्मक सुधार की बात करें तो NAAC यानी कि नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल के तहत विद्यालयों और कॉलेजों का गुणवत्ता मूल्यांकन किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर इसके द्वारा क्या दी जाती है? रेटिंग दी जाती है। NAAC प्लस 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 3 इस तरह करके। तो इसमें क्या होता है? इसमें विद्यालयों को और यूनिवर्सिटी को रेटिंग प्रदान की जाती है कि किस विद्यालय की या किस यूनिवर्सिटी की कितनी अच्छी रेटिंग है भाई, ठीक है, तो उसमें इसको बताया जाता है। चलिए जी आगे चलते हैं। आगे अगर मैं बात करूं NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत सभी संस्थानों की रैंकिंग की जाएगी, यानी कि सभी विद्यालयों को या यूनिवर्सिटी को रैंकिंग प्रदान की जाएगी कि किस यूनिवर्सिटी की कितनी रैंकिंग है, ताकि छात्र उसके आधार पर कॉलेज को या कॉलेज का जो है मूल्यांकन कर सकें। समग्र गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी, समग्र गुणवत्ता भी उनकी सुनिश्चित की जाएगी ताकि छात्रों को एडमिशन लेने में या विश्वविद्यालय को चुनने में आसानी हो सके, ठीक है, उसी के लिए इन सब में इसका प्रयोग किया जाएगा भाई। इसके बाद शोध और नवाचार को बढ़ावा। शोध मतलब रिसर्च, नवाचार नई नई चीज़ों के बारे में खोज करना। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन NRF का गठन किया जाएगा, जिससे सभी अनुसंधान कार्यों को एकत्रित और संरचित किया जाएगा। NRF का उद्देश्य अनुसंधान को बढ़ावा देना और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी शोध यानी कि कंपटीशन जो रिसर्च को प्रोत्साहित करना है, ताकि भारत के बच्चे भी विश्व स्तर पर अपनी खोज को बढ़ा सकें और भारत का नाम या भारत की जो है भारत का विकास कर सके। शोध और नवाचार के लिए एक समग्र नीति बनाई जाएगी, जिससे छात्र, शिक्षक और शोधकर्ता नई विकसित तकनीकों और नवाचार पर काम कर सकें। यानी कि कुल मिलाकर एक ऐसी, ठीक है, एक ऐसी नीति बनाई जाएगी जो शोध और नवाचार के लिए, ठीक है, ज़्यादा उपयोगी हो। कुल मिलाकर जिससे छात्र, शिक्षक और जो शोधकर्ता हैं उन सबको विकसित तकनीकों और नवाचार पर काम करने का मौका प्राप्त हो सके। नौकरी उन्मुख शिक्षा और कौशल विकास, ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं भाई। व्यावसायिक और कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। व्यावसायिक यानी कि रोजगार परक शिक्षा, ताकि बच्चों को रोजगार मिल सके। इसके अलावा कौशल आधारित यानी कि बच्चों को कुछ काम सिखाया जाएगा,
ताकि वे अपना कुछ काम कर सके, स्वरोजगार प्राप्त कर सकें। उस शिक्षा संस्थानों में इंटर्नशिप, प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग और कौशल विकास कार्यक्रमों को अनिवार्य किया जाएगा। इसके बाद दक्षता आधारित शिक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। दक्षता आधारित शिक्षा कैसी होती है भाई? जो खुद काम करते हैं, मान लो जो ना कुछ हाथ से बनाने का काम या मशीनों के माध्यम से, कुल मिलाकर इसमें कहा जा सकता है आपका, इसमें शामिल कर सकते हैं किसको? शिल्प को। इसमें शिल्प को यानी कि हाथ के दस्तकार को शामिल किया जाता है, ठीक है। तो दक्षता आधारित शिक्षा का मतलब है ऐसी शिक्षा जिसमें बच्चे को कुछ सिखाया जाए ताकि वो आगे जाकर विद्यालय के बाद अपना कुछ रोजगार प्राप्त कर सके या कार्य कर सके। प्राथमिकता दी जाएगी ताकि छात्र न केवल अधिगम में बल्कि व्यावसायिक जीवन में भी सक्षम हो सके, ताकि वो रोजगार प्राप्त कर सके या कुछ काम कर सके शिक्षा के बाद, ठीक है। समाज की आवश्यकता और रोजगार के अवसरों के अनुरूप शिक्षा को तैयार किया जाएगा। जैसे जैसे समाज की आवश्यकता है उसी के अनुसार रोजगार के अवसरों प्रदान किए जाएंगे इस शिक्षा में। इसमें एनईपी 2020 में इन सब के बारे में चर्चा की गई। भाई शिक्षा में समावेशिता, ये क्या है जी? आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी कि ओबीसी वर्ग, दिव्यांग छात्र और महिलाओं को शिक्षा में समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उनको भी इसमें आपका सरकार के द्वारा विशेष प्रावधान किए जाएंगे। दिव्यांग जो छात्र हैं, ठीक है, दिव्यांग जो छात्र है उनको भी इसमें ध्यान रखा गया और महिलाओं को भी विशेष रूप से इसमें आपका कुछ छूटें प्रदान की जाएगी। आधुनिक सुविधाओं और समावेशी नीतियों के जरिए शिक्षा में सभी समुदायों की समान भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। कुल मिलाकर एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल सभी को इसमें समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। शिक्षा का विस्तार ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में किया जाएगा। यानी कि जो गाँव के जो क्षेत्र हैं, ग्रामीण जो क्षेत्र हैं, जो अभी तक शिक्षा से वंचित हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा, जिससे अल्पसंख्यक और हाशिए पर रहने वाले छात्रों को समावेशी शिक्षा मिल सके। अल्पसंख्यक किनको कहा जाता है? जिनकी संख्या कम है। हिंदू धर्म के लोगों को छोड़कर बाकी सभी धर्मों के लोगों को भारत में अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है। तो कुल मिलाकर अल्पसंख्यक और हाशिए पर रहने वाले, हाशिए पर मतलब जो पिछड़े हैं, बिल्कुल जो शिक्षा से दूर हो चुके हैं, ऐसे लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा। समावेशी शिक्षा मिल सके, जो गरीब लोग हैं, वंचित लोग हैं, उनको इसमें शिक्षा मिल सके। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए ये शिक्षा नीति तैयार की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद यानी कि एनईपी 2020 का भी गठन किया जाएगा। नीति में एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बनाने की सिफारिश की गई है कि अलग से एनईपी काउंसिल बने, ठीक है, एक एनईपी काउंसिल यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद अलग से गठित की जाए, ठीक है। इस बात की सिफारिश की गई है जो शिक्षा से संबंधित सभी नीतियों का निर्देशन करेगी। यानी कि शिक्षा से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम है, जितने भी उसके समाधान हो सकते हैं, या कोई अगर समस्या है तो उसका क्या समाधान होगा, या उसको कैसे लागू किया जाएगा, उसमें क्या क्या प्रावधान जोड़े जाएंगे समय के अनुसार, साथ ही समय के साथ साथ उसमें क्या क्या बदलाव किए जाएंगे, उसी के लिए एक परिषद बनाई जाएगी जिसको राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के नाम से जाना जाएगा, ठीक है जी। और प्रशिक्षण के स्तर को बेहतर बनाएगी, किसके द्वारा? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के द्वारा कि इसको बेहतर बनाया जाएगा। तो इसकी भी इसमें चर्चा की गई भाई। सॉरी। इसके बाद उच्च शिक्षा में वैश्विक मानक क्या क्या होंगे? तो विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए नई रूपरेखा तैयार की जाएगी जिससे भारतीय शिक्षा प्रणाली वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सके। यानी कि भारत की जो शिक्षा प्रणाली है वो विश्व स्तर पर कंपटीशन कर सके, विश्व स्तर पर जो विदेशों की जो शिक्षाएं हैं उनके साथ में आपका फाइट कर सके, या उसके साथ कंपटीशन कर सके, या उसके साथ समानता जो है कर सके, ताकि भारत की शिक्षा को भी विदेशों में पहुंचाया जा सके। तो विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में शाखाएं खोलने की अनुमति दी जाएगी। जो विश्वविद्यालय विदेशों में हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, उनको ये अवसर प्रदान किया जाएगा कि वे भी भारत में आएँ और अपनी शाखा खोलें। इंटरनेशनलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए विदेशी छात्रों को आकर्षित करने की योजना बनाई जा रही है ताकि दूसरे देशों के छात्र भी भारत में आकर पढ़ सके। जैसे आपका प्राचीन काल में पढ़ते थे भाई, आपके कहाँ पर आपने पढ़ा होगा, नालंदा विश्वविद्यालय जो है, इसमें चीन, तिब्बत, जापान आदि देशों से लोग आते थे पढ़ने के लिए, छात्र आते थे पढ़ने के लिए, ठीक है।
जैसे कि ह्वेनसांग चीनी यात्री थे, यहीं पर पढ़ने के लिए आए थे। तो इस प्रकार से भारत के विश्वविद्यालयों को ऐसा किया जाएगा, शिक्षा प्रणाली को ऐसा किया जाएगा ताकि दूसरे देशों के छात्र भी भारत में पढ़ने के लिए आए। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो है इंटरनेशनलाइजेशन इसका किया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा ताकि विदेशी छात्रों को आकर्षित किया जा सके। ठीक है, एनईपी 2020 के समग्र प्रभाव, तो यानी कि समान रूप से इसके प्रभाव क्या होंगे भाई। एनईपी 2020 ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विक मानकों से जोड़ने, नवाचार और गुणवत्ता में सुधार के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया है। यानी कि एक ऐसी शिक्षा प्रणाली तैयार की है जो शिक्षा को लगातार आगे बढ़ाती रहेगी। कुल मिलाकर अब की बार जो एनईपी 2020 जो तैयार किया गया है, ये एक रोजगार प्रक नीति तैयार की गई है ताकि छात्रों को ऐसी शिक्षा प्रदान की जा सके ताकि छात्र शिक्षा के साथ साथ कुछ रोजगार भी प्राप्त कर सकें। ठीक है, इसने न केवल भारतीय छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी, बल्कि यह भारत को वैश्विक शिक्षा के केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा। मैंने बताया ना, जैसे आपका प्राचीन काल की जो भारत की शिक्षा थी, नालंदा विश्वविद्यालय जो था, विदेशों के छात्र भी पढ़ने के लिए आते थे। तो उसी प्रकार से उसी तर्ज पर चलते हुए भारत में अब की बार ऐसी शिक्षा प्रणाली तैयार की गई है ताकि विदेशी छात्रों को भी आकर्षित किया जा सके, बाहर के छात्रों को भी आकर्षित किया जा सके और बाहर की यूनिवर्सिटी भारत में आकर शाखा खोल सके ताकि जो है विदेशी छात्रों को भारत में आने का मौका प्रदान हो। क्योंकि विदेशी शिक्षा जो है बहुत ज़्यादा महंगी होती है, भारत में थोड़ा सा आपका उसका सस्ता रखा जाएगा ताकि विदेशों से छात्र आ सकें। तो शोध और कौशल के क्षेत्रों में सुधार के साथ एनईपी 2020 भारतीय समाज में शिक्षा के महत्व को बढ़ाएगी और हर स्तर पर समावेशी विकास की दिशा में काम करेगी। समावेशी विकास की दिशा में कार्य करेगी कौन सी, एनईपी 2020। तो इसका ये प्रभाव रहने वाला है। ठीक है भाई, चलो जी, तो ये था भाई आपका क्या, एनईपी 2020। ठीक है, चलिए जी, कल को हम जो पढ़ने वाले हैं अगली क्लास में वो पढ़ेंगे योजना आयोग, यूजीसी के बारे में पढ़ेंगे भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है हमेशा। ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यूजीसी आयोग, यानी कि योजना आयोग और यूजीसी की स्थापना। ठीक है, कब इसकी स्थापना हुई, ये आयोग कब आया, कैसे कैसे बना, क्या क्या इसके काम है, उन सब के बारे में बात करेंगे। आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करूंगा क्योंकि भाई मेरा गला खराब हो रहा है। ठीक है, आवाज़ आप लोगों को शायद जो है हो सकता है कुछ चीज़ें आपको समझने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही होगी। ठीक है, क्योंकि गला जो है बिल्कुल बैठ गया। ठीक है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासें लगातार चल रही हैं, तो ऑफलाइन क्लास भी काफ़ी सुबह से शाम तक रहती है हम लोगों की। ठीक है, तो इस जो है गला खराब हो गया, हो सकता है कुछ दिन देखते हैं कल तक ठीक हो जाए। ठीक है, इसके बाद तो आज की क्लास पर यहीं पे समाप्त। जिन बच्चों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई देखो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, क्योंकि यूजीसी नेट का पेपर 1 आपको कंप्लीट तरीके से मैं इसमें करा रहा हूँ। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल एक एक टॉपिक इसमें आपका कंप्लीट करा रहा हूँ। ठीक है, यदि आपको इसमें कुछ समस्या है, किसी भी टॉपिक में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, जैसे कि आपका इससे पिछली वीडियो जो आई थथी उसमें आपका सन गलत बता दिया गया था, तो बच्चे ने कमेंट किया था, उसको मैंने दोबारा से इससे पिछली वीडियो में बता दिया था कि हंटर आयोग को लेकर। हंटर आयोग आपका 1882 में आया था भाई। ठीक है, हंटर आयोग 1882 में आया था, मैंने वहाँ से गलती से 1919 बोल दिया था उसमें। ठीक है, तो जबकि उसी वीडियो में मैंने आगे जाके फिर उसको सही भी बताया था। ठीक है, तो एक बार पूरी वीडियो को देख लिया करे भाई। ठीक है, हो सकता है गलती बाई दफा हो जाती है। ठीक है, बाई दफा मुंह से निकल जाता है जल्दबाजी में। ठीक है, तो हंटर आयोग आपका 1882 में आया था। सैंडलर आयोग को लेकर था दूसरा। सैंडलर आयोग जो आया था वो आपका 1917 से 1919 उसका सन रहा है। ठीक है, तो 1919 भी आ सकता है एग्जाम में, 1917 भी आ सकता है। ठीक है, 1919 में आया और 17 में इसको लागू कर दिया गया था। ठीक है, तो 2 सन आते हैं उसके, 1917 से लेकर 1919 किसका, सैंडलर आयोग का। ठीक है, और हंटर आयोग का क्या था, हंटर आयोग का था भाई आपका 1882, और उसके बीच में एक आयोग और आया था, विश्वविद्यालय आयोग, वो था 1902 में करजन के काम में। ठीक है, तो यदि आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें तथा शेयर करें भाई। नमस्कार।